So hello everybody. So today we would be talking about rights and duties of buyer and seller. ठीक है ना? बिफोर एंड आफ्टर सेल ये सेक्शन 55 पीपीए का सबसे बड़ा सेक्शन है। ठीक है ना? आप मार्क करते चलिएगा हम लोग कौन कौन सेक्शन कर चुके हैं। ठीक है, सेक्शन 55 सबसे बड़ा सेक्शन है ये। तो 55 कहाँ पर है? फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, सब पढ़ेंगे हम लोग अभी। ये देखिए सेक्शन 55 ही चल रहा है ये। ठीक है ना? यहाँ से ये सब सेक्शन 55 ही है, इतना बड़ा कि अगर पेयर एक्ट होगी तो 2-3 पन्नों में आएगा ये। चलिए पढ़ते हैं क्या है सेक्शन 55। ठीक है ना? सेक्शन 55 कहता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है, बिफोर सेल एंड आफ्टर सेल दोनों हम लोग पढ़ेंगे। तो सेलर्स ड्यूटी बिफोर सेल कहता है ड्यूटी टू डिस्क्लोज एनी लेटेंट मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी में पहले से कोई छुपा हुआ डिफेक्ट है दैट द सेलर हैज टू इन्फॉर्म टू द बायर बिफोर सेलिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, ही हैज टू प्रोड्यूस द टाइटल डीड्स फॉर इंस्पेक्शन। जो भी सेलर होगा उसको अपने घर के भाई जो प्रॉपर कागजात है वो सब दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, छुपा नहीं सकता है वो। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा आंसर रेलेवेंट, क्या लिखा है? आंसर रेलेवेंट पोर्शन एज टू द टाइटल। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये पोर्शन मेरा है, ये पोर्शन अगर आपने किसी को दे रखा है तो ये उसका है, ये सेल कर रखा है, आपको सब दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आपको टू एग्जीक्यूट द कन्वेंसिंग, आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने पड़ेंगे टू इफेक्ट द ट्रांसफर। ठीक है ना? प्रॉपर्टी, टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड टाइटल डीड्स। ठीक है, ये सब सेलर को करना पड़ेगा। टू पे आउट गोइंग्स। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर उस आपकी प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज लगा हुआ है या कोई भी किराया या पैसे आपको सरकार को देने हैं उससे रिलेटेड, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, जो भी बिजली का बिल, यू हैव टू पे दैट। अब सेलर्स ड्यूटी आफ्टर सेल, सेल हो गई है, अब सेलर की ड्यूटी क्या है? ठीक है ना भाई? बहुत सिंपल सी बात है, पोजीशन दे दो वापस, पोजीशन आप बायर को दे दो। ठीक है, और घर के कागजात है वो बायर को दे दो, खत्म होगी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होल प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू सेवरल बायर्स। अगर एक प्रॉपर्टी सेवरल बायर्स को बेची गई है देन पर्सन हु परचेजेस द लार्जेस्ट पार्ट वुड बी एंटाइटल्ड टू रिटेन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत लोग इसको मिस करते हैं, इस पे बहुत सारा डिस्प्यूट भी होता है। मान ली प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर फीट की है, 3 लोगों ने खरीदी। ठीक है ना? और 400 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट में डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो जो 400 स्क्वायर फीट का जो भी मालिक होगा ही विल ओनली कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सेलर्स राइट बिफोर सेल। सेलर राइट, सेलर का जो राइट है सेल के पहले। अब भाई अगर आपने प्रॉपर्टी में कोई किराया किराएदार रख रखा है तो उससे जो रेंट मिलेगा आपको मिलेगा, अभी सेल नहीं हुआ है तो। ठीक है ना? अब सेलर्स राइट आफ्टर सेल समझते हैं। जो सेल हो गई है उसके बाद सेलर के राइट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना? अब बहुत ही सिली सा इसमें बेरैक में एक लॉजिक दे रखा है। उन्होंने कहा है कि भैया जो पैसा बचा रह गया आप बायर से ले लो, तो इसका राइट है, बस उसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। ठीक, अब बायर्स ड्यूटी बिफोर सेल, जो बायर खरीदने जा रहा है, खरीदने के पहले उसकी ड्यूटी का क्या है? बायर की, खरीदने वाले की खरीदने के पहले ड्यूटी क्या है? ठीक ठीक है, बायर को ये बताना पड़ेगा कि भैया ये जो प्रॉपर्टी आप हमको बेच रहे हो इसकी भविष्य में प्राइस इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, देयर आर चांसेस दैट द प्राइस ऑफ दिस प्रॉपर्टी माइट इंक्रीज इन द फ्यूचर। ठीक है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स व्हिच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, और दूसरा ड्यूटी है कि भाई खरीदने से पहले पैसा दे दो। ठीक, अब बायर्स ड्यूटी आफ्टर सेल, बायर की ड्यूटी सेल के बाद, खरीदने वाले की ड्यूटी सेल के बाद। ठीक है, खरीदने वाले की ड्यूटी सेल के बाद। खरीदने वाले की ड्यूटी ये है भाई जो लॉस हो गया अब आपकी जिम्मेदारी, आप समझो। ठीक है ना? अब चूंकि प्रॉपर्टी आपकी है तो आपको जो भी सरकार को पैसा देना, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली बिल, दुनिया भर का टैक्स, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना? अब बायर्स राइट बिफोर सेल। बायर्स राइट, बायर के अधिकार, जो खरीद रहा है, सेल होने के पहले उसके क्या अधिकार हैं? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेयर प्राइस इज पेड एंड सेल डजंट टेक प्लेस ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ सेलर। ठीक है, सेलर के डिफॉल्ट से सेल हो नहीं पाया है, then the buyer has a right to recover all the sum with interest from the date of payment of each price। ठीक है ना? उस आप जो भी आपने पैसे दिए हैं आपको वापस मिलेंगे, वो इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेंगे। ठीक, अब बायर्स राइट आफ्टर सेल समझते हैं हम लोग। बायर, खरीदने वाले के जो अधिकार हैं सेल के बाद, वो समझते क्या है। ठीक है, ये कहता है कि ही इज एंटाइटल्ड टू गेट ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी एज ओनर विद इफेक्ट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है ना? ओनर्स के जैसे सारे अधिकार उसको मिल जाएंगे।
काफी लंबा चौड़ा सिली सा सेक्शन है, ठीक है ना। और हम लोग चलिए ये सेक्शन 55 खत्म हो गया। हम लोग ये देख रहे थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन हम लोग ने कल पढ़ा था ना, तो उसमें ही कुछ चीजें पढ़ाना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन इसके पहले वीडियो में अपलोड कर दी मैंने, आप लोग देखिएगा। उसका ही एक ये अ, चलिए मैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन आपको फिर से पढ़ा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन ये रहा। नहीं ये तो रजिस्ट्रेशन के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है, ठीक है। ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन, ये कहता है कि देखिए प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, या तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा या तो लिमिटेड इंटरेस्ट होगा। एक कंडीशन ऑन एंजॉयमेंट ऑफ इनकम अक्रूइंग ऑन द प्रॉपर्टी, जो भी इनकम उस प्रॉपर्टी से निकल के आ रही है उससे ही रिलेटेड है ये चीज, ठीक है ना। अब देखिए, अब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उससे इनकम निकल के आ रही है, चाहे वो सारी इनकम की बात करें या कुछ उस पार्टली उस इनकम की बात करें, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये इनकम आई, तो हम पूरे 100 रुपये की भी बात यहाँ करेंगे, और अगर 50 रुपये आई तो उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि जो भी इनकम आई है that would be accumulated for some good purpose in the interest of people, ठीक है ना। वो पैसा जो भी इनकम आ रही है अगर वो किसी बोनाफाइड पर्पस के लिए यूज हो रहा है, देन ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि भाई जो इनकम आएगी वो आप बोनाफाइड पर्पस के लिए यूज करोगे, देन दिस रिस्ट्रिक्शन इज वैलिड, ठीक है ना। काफी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये रिस्ट्रिक्शन अगर लगाया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी से जो भी पैसा आएगा उसको आप किसी बोनाफाइड पब्लिक पर्पस के लिए यूज करेंगे, दिस रिस्ट्रिक्शन इज परफेक्टली वैलिड। सिर्फ इसमें एक कंडीशन फॉलो करनी है, मतलब दो में से कोई एक कंडीशन फॉलो करनी है कि ये जो कंडीशन है ये लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरर या फिर 18 ईयर्स तक रहे। इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा तब तक ये कंडीशन वैलिड रहेगी, ठीक है। मान ली मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए कंडीशन लगा के भाई इसमें से जो इनकम आएगी दैट यू हैव टू यूज फॉर द बोनाफाइड पब्लिक पर्पस, तो ये मेरे जो लाइफ टाइम है जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक यूज हो सकती है, तब तक लगाई जा सकती है। या फिर ये अभी से कंडीशन लगाने से जो 18 ईयर्स है दोनों में से जो लंबा होगा तब तक ये प्रॉपर्टी ये कंडीशन लगाई जाएगी। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें जो इसका एक कोरोलरी जो इसकी बची हुई थी ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया अभी, ये अब समझते हैं 17(2) जो है, 17(2) जो है, 17(2) इज एन एक्सेप्शन टू 17(1), ठीक है। 17(2) समझते का है, हम यहाँ ऊपर करेंगे तो 17(2) आ जाएगा। जो 17(2) है ये जो ये दिस इज ए एक्सेप्शन टू 17(1), ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं 17(2) में क्या दिया है। अब हम ये कह रहे हैं कि ट्रांसफरर 1950 और डेट डायरेक्शन जो डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन है वो 1975 तक, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं कि 1950 से लेकर 1975 तक, ठीक है ना। अब ट्रांसफरर जो डाई हो गया, ट्रांसफर की डेथ हो गई है 18 ईयर्स के होने पे, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रांसफर डेथ हो गई, ट्रांसफर की डेथ हो गई इस जगह पे, ठीक है ना। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर की डेथ तो यहाँ पे हो गई है, ठीक, और डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन 25 साल का है, तो यहाँ पे ज्यादा बड़ी चीज क्या है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है कि 18 ईयर्स और ट्रांसफर की डेथ दोनों का समय एक ही है, तो जो डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन होगा वो सिर्फ यहाँ तक होगा, ठीक है ना, नॉट टिल हेयर, ठीक है ना। अब ये समझते हैं, इफ डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन इज स्मॉलर देन द डेथ ऑफ ट्रांसफरर और 18 ईयर्स, देन ओनली टिल डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन। ये समझते हैं 1950 में ट्रांसफर करेगी प्रॉपर्टी और डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन 25 साल का है, ठीक। ट्रांसफरर की डेथ हुई इस जगह पे, आप समझने की कोशिश करिएगा 1950 से यहाँ तक डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन का आपको आदेश मिला, आपको डायरेक्शन मिला, आपको गाइडलाइन मिली, ठीक है, और ट्रांसफर यहाँ मरा हुआ है आके। तो आपको ये समझना है कि दो चीजें फॉलो करनी थी, ट्रांसफरर की डेथ कब हुई और 18 ईयर्स, जो भी लंबा समय होगा वो माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे
ये जो टाइम पीरियड है, ये जो पूरा 1950 से डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन यहाँ तक, ये टाइम पीरियड माना जाएगा, ठीक है ना। अब 17(2) का एक्सेप्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन इज अलाउड टिल परपेचुइटी, ठीक। दिस सेक्शन won't be applicable if transferor or any other person taking interest has to pay debt, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन won't be applicable if transferor or any other person taking interest in it has to pay the debt। अब ऐसा नहीं इनकम निकाल के आप अपना कर्जा अदा करे दे रहे हो, वो नहीं हो सकता। और दूसरा पॉइंट क्या है कि डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन जो होगा वो मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड के लिए नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तीसरा ये है प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इसके लिए आप डायरेक्शन वो जो इनकम निकल रही है उसको आप वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक। अब रुक्मणी वर्सेस शिवराम में लिखा था इट इज अ डायरेक्शन which separates the income from ownership of property, ठीक है ना। it is a direction which separates the income from ownership of property so as to form a separate fund and that direction merely postpones enjoyment of income, ठीक है। काफी इसमें सिंपल सी बात लिखी है। अब ये है कि इट इज फॉर द गुड पर्पस दैट इज टू मेंटेन विडो चिल्ड्रन और एनी चैरिटेबल पर्पस सो लॉ अलाउज रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। ये भी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। टू गिव इफेक्ट टू द इंटेंशन ऑफ पार्टीज, ठीक। ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। हम 23, ठीक है ना, सेक्शन 23 के बारे में पढ़ेंगे। डीम्ड नॉट परफॉर्मेंस समझना होगा, ठीक है। काफी ट्रिकी टॉपिक है ये, इसको समझते हैं, ठीक है। थैंक यू।